नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। आज हम आरवी ग्रुप पर आए हैं। पिछली वीडियो तो आपने देख ली होगी, बजट की पाठशाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं निवेश की पाठशाला। पैसे से पैसा कैसे कमाएं, पैसे को पैसे ना समझते हुए पैसे को उड़ा तो हम देते हैं अन्य कई खर्चों में। हम आने वाले समय में कैसे बिलीनियर बनेंगे, कैसे मिलीनियर बनेंगे, उसका क्या गेम है, किस तरह को रुपए का सही उपयोग सही समय पे सही जगह करके हम अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और अपना सजेशन ज़रूर ड्रॉप करिए। पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाया। सपना तो गांव वाला भी देख सकता है, एक शहर वाला भी देख सकता है, बड़े महानगर वाला भी देख सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ड्रीम बिग। लोग कहते हैं कि बड़े सपने मत देखो, आजकल आपने ये भी बातें सुनी होंगी। मैं कहता हूं सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सपने खुली आंखों से देखने चाहिए, बंद आंखों से नहीं। कैसे? क्योंकि जब हम खुली आंखों से सपने देखते हैं तो मान के चलना कि जब तक वो सपने पूरे नहीं होते हमारी आंखें बंद होती नहीं हैं। आज की मेरी जो ऑडियंस में चाह रहा था, मैं उन लोगों को चाह रहा था जो सेटल्ड लोग हैं। क्या है? सेटल्ड। जो खाने कमाने वाले हो गए हैं, खाना कमाना सीख गए हैं, लेकिन अपनी बुनियादी खर्चों की स्थिति में उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें ये हो रही हैं कि आज जो महंगाई है वो उनको बार बार ट्रैप कर रही है। बेशक आप सब लोग छोटे उम्र के हैं, तुलनात्मक तौर पर मैं जिस ऑडियंस की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन अब कंपलसरी कर देनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इतना बड़ा देश है कि यहाँ सबके लिए सरकारी नौकरियां सुलभ। ये हकीकत तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। 1.5-2-2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी सेवा में कभी रह नहीं सकते और देश की आबादी 150 करोड़ है। सवाल है कि जब इतने बड़े लोगों के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? तो स्किल। क्या उपाय है? कि मनुष्य कौशल विकसित करे, अपने दम पर किसी व्यवसाय को शुरू करे। मैं कहता हूं कि कहीं नौकरी करना, कहीं व्यवसाय करना कोई छोटे काम नहीं है। कब तक आप दूसरों के यहां नौकरी करेंगे? ये हिम्मत आनी चाहिए कि हम नौकरी देने वाले बनेंगे, ना कि नौकरी मांगने वाले। आज की इस क्लास की शुरुआत जो है, बेसिकली मैं इसे क्लास नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा संवाद है, एक फ्री डायलॉग डिलीवरी है, जहाँ पर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की दिशा में पहला कदम उठाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जो अब सीखा चीज़ें, और मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें हमें कम उम्र में पता होती, 18 साल में मुझे कोई बताने वाला मिला होता, तो मुझे लगता है कि आज मैं एक बहुत बड़े कॉर्पस पर होता। क्योंकि मैंने बहुत लेट चीज़ें सीखी हैं जिसका मुझे पछतावा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चीज़ें मैंने लेट सीखी वो मेरे छात्र बहुत जल्दी सीख जाएं। और इसीलिए आप सबको बड़ी हिम्मत करके मैंने आज यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों के लिए लोग ट्रोल बहुत करते हैं। लोग कहते हैं क्या सिखाने वाले हो, ऐसा क्या बताने वाले हो जो हम लोग नहीं जानते। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप परंपराओं को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो लोग विरोध करेंगे। लोग हर उस नई चीज का विरोध करते हैं क्योंकि लोगों को रटे रटाए ढर्रे में रहना अच्छा लगता है। जब लोगों ने कुछ नया खाया तो लोगों ने विरोध किया, जब हमने कुछ नया पहना तो लोगों ने क्या किया? विरोध किया। हमने कोई नया यूट्यूब चैनल बनाया तो लोगों ने विरोध किया। क्योंकि लोगों को एक रटे रटाए फ्रेमवर्क में रहना अच्छा लगता है। जब भी उसे किसी ने चुनौती दी, लोगों ने जातीय बंधन तोड़े, लोगों ने जाति के बाहर जाकर विवाह किए, धर्म से बाहर जाकर विवाह किए, तो लोगों ने उनका विरोध किया। सुकरात को जहर दे दिया गया था आधुनिक विचारों के लिए। क्या दे दिया गया था? आइंस्टीन जैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो नई विचारधारा लेकर आ रहे थे। चर्च ने कहा नहीं, ये इससे तो लोगों का ध्यान जो है चर्च से हटकर विज्ञान की तरफ आ जाएगा। दुनिया में जितने क्रांतिकारी हुए उन्होंने अपनी बातों को ढर्रे से हटकर कहना सीखा। कैसे सीखा?
आइए देखें ढर्रे से हटना क्या होता है। आपके क्वेश्चनों को भी आमंत्रित करूंगा और मैं कुछ ऐसी बातें सिखाने नहीं जा रहा हूं जहां पढ़ाई लिखाई हो। आज की क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम रखने वाले हैं। किस वे में? ठीक है, शुरू करें। एक छोटे प्रश्न से शुरू करते हैं। यहां बैठे हुए तमाम नौजवान जो है, मुझे लगता है वो एक उम्र के पड़ाव को क्रॉस कर रहे हैं, और वो उम्र क्या होगी? यानी यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो 18 प्लस हैं। युवा कहते हैं, युवाओं की जो परिभाषा होती है वो यही कहती है कि 18 प्लस का कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। काहे की? अगर नहीं आई होती तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमें मत देने का अधिकार क्यों दे दिया 18 वर्ष पर? जब हम अपने लिए सरकार चुन सकते हैं। क्या चुन सकते हैं? तो क्या हम अपने लिए अपना सही निर्णय नहीं ले सकते? क्या हमें आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर पर नहीं जाना चाहिए? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज पुरुष और महिला, अगर हम बराबरी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और आप देखिए कि आज इस क्लास में भी महिलाओं की संख्या किसी भी कीमत पर पुरुषों से क्या नहीं है, कम नहीं है। ये चीज दिखाती है कि आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे लगता है जो सबसे व्यापक बात है वो ये है कि अगर नारी आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है, क्या है, तो वास्तव में तभी वह सशक्तिकृत है, अन्यथा नहीं। बात आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कत विद सृजोति ही नारी और पराधीन सपने हो सुख नहीं। दूसरे की अधीनता में सुख नहीं है। मैं लड़कियों को संबोधित करके ये बात कह रहा हूं। आप उच्च से ऊंचे घर में ब्याह दी जाए, वहां संसाधन हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, गहने हो, लेकिन आपको दूसरे की अधीनता में रहना पड़े तो उसमें सुख की उपलब्धि नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लड़की नौकरी पे जा रही है, एक शादीशुदा महिला को भी अगर आपने करीब से देखा होगा तो घर में उसकी एक आवाज है या नहीं है? कि हमारी भाभी टीचर हैं, उनकी एक आवाज है। हमारी भाभी लेखपाल हैं, हमारी दीदी ये है, हमारी दीदी वो है। तो आपको समझ में आया होगा कि उनकी एक क्या है, आवाज है। तो मैं महिलाओं को भी कहूंगा कि आज की तारीख जहां पर महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर है, महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहियों जैसे हैं, इन्हें बराबर से चलना होगा, तभी परिवार रूपी गाड़ी जो है वो सही चल पाएगी। बोलिए, है या नहीं? yes, जब तक दोनों अर्न नहीं कमाएंगे, पहले क्या होता था, एक कमाता था 10 बैठकर खाते थे। अरे बोलो, yes, भाई बताओ। yes, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है कि एक कमाए और 10 खाए। आज वो स्थिति नहीं है। आज सबको कमाना पड़ेगा अगर एक अच्छा जीवन स्तर जीना है हमें। तो क्या महंगाई बढ़ गई है क्या? बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो सबसे बड़ी समस्या ही है, सबसे बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि सही मायनों में समस्या बड़ी है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि इन्फ्लेशन, अगर महंगाई एक समस्या है तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन एक समस्या भी तो पैदा, एक अपॉर्चुनिटी भी तो पैदा कर रही है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ना। मेरा एक सवाल है आपसे अतुल जी, हम लोग छोटे थे जी, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाना शुरू किया 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, तब हमारे ऊपर जो वो खर्चा करते थे, ज्यादातर हम में से सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए फीसों में हम लोग पढ़ गए। अरे बोलो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में भी गए हों, लेकिन तब की फीस स्ट्रक्चर और आज की फीस स्ट्रक्चर में बोलिए जमीन और आसमान का अंतर आ गया। लगभग 10 गुना, 10 गुना आ गया। लेकिन संसाधन क्या 10 गुना बढ़ गए? नहीं। क्या नौकरियों की तुलना में हमारी सैलरियां भी 10 गुना बढ़ गई? नहीं। तो जब हमारी सैलरियां, मैं एक बात कहता हूं, बहुत मार्मिक बात है कि खर्चे जो बढ़ रहे हैं वो गुणात्मक अनुपात में बढ़ रहे हैं। कायम है 1, 2, 4, 8, 16, और जो संसाधन हमारे बढ़ रहे हैं वो सात्मक वे में बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये एक गैप कैसे भरेंगे हम? इस गैप को ही भरना है, और इसी गैप को भरने के लिए आज की क्लास आमंत्रित की है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि निवेश, बचत ये मध्यम वर्ग के लिए है, अमीर आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास तो हमेशा संसाधन मौजूद
होते हैं और वो उन संसाधनों को कभी भी दोहन कर सकता है। लेकिन मध्यम वर्ग को हर चीज प्लान करनी पड़ेगी। हमें गाड़ी खरीदनी है तो प्लान आज से बनाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की एजुकेशन की तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई आज 50 लाख की है, आज से 15 साल बाद की वो पढ़ाई कितने रुपए की होगी। अगर आज आपके माता पिता ने आपको रोक दिया कि सुधा हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे एमबीबीएस, तुम छोड़ दो मेडिकल, तो मान के चलना आपको भी अपनी बेटी को छुड़वानी पड़ेगी, क्योंकि आप भी उसके लिए भी क्या नहीं कर रही हो, तैयारी नहीं कर रही हो। कल की तैयारी आज शुरू करेंगे। और मैं आपको यही फंडा बता रहा हूं कि कैसे कम समय में, कैसे कम उम्र से काम करके हम एक बड़े संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं। भारत देश कब आजाद हुआ? अब आप वो जीएस वाला मास्टर है, इकोनॉमी भी शुरू करेगा या बचत भी पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं जीएस आ ही जाएगा, क्योंकि वो अंदर का जीएस कैसे रोकेगा। 47 में आजाद हुआ। संवैधानिक तौर पर संस्थाओं का निर्माण भी इसी दौर में हुआ। और यहीं से हमने एक वैचारिक तौर पर रहने की तैयारी, आर्थिक तौर पर रहने की तैयारी समाज में बोलो प्रारंभ करी कि नहीं करी। पुराने जमाने में साहब लोग जो थे वो जब पैसा कमाते थे तो साहब वो पैसा अपना घरों में रखा करते थे। आप अपने बाबा से पूछना, नाना से पूछना, दादी से पूछना, जो लोग भी जीवित हैं बड़े बुजुर्ग, वो आपको बताएंगे कि आंगन में मढ़ैया में इकट्ठो करो पैसा और गाड़ दी, चूल्हे के पीछे गाड़ दी, क्योंकि डाकुओं का डर होता था। और हम लोग जिस इलाके में थे यहाँ बड़े पैमाने पर चंबल इत्यादि के डाकुओं का प्रताप हुआ करता था। जब लोगों को, जिनके पास भी धन था, उस धन को अपने पास संकेंद्रित अवस्था में रखा करते थे लोग, क्योंकि लोगों को अंग्रेजी सिस्टम पर भरोसा नहीं था। पर तब और अब में आज अंतर है। आज के लोग इसी तरीके से मड़ैया में पैसा बांध कर रख लेते हैं। आप देखते होंगे आज हमारा एक बड़ा जो भरोसा है वो बैंकिंग सिस्टम पर आ गया है। काय पर आ गया? मेरा एक सवाल है, क्या बैंकिंग सिस्टम पर हमारा भरोसा रातों रात आ गया? नहीं। क्या बैंकें 70 के दशक में आई, 80 के दशक में आई, 90 के दशक में आई? बैंकें तो आजादी से पहले भी मौजूद थी कि नहीं थी? लेकिन लोगों का उन बैंकों पर भरोसा नहीं। चुने लोग अगर उसमें काम कर भी रहे थे तो उनकी संख्या सूक्ष्मतम थी या नहीं थी? 1969 में एक डेट लिख रहा हूं, कौन सी? जब देश में आजादी से हम थोड़ा आगे आ गए तो इंदिरा जी ने सोचा कि लोगों को वित्तीय तौर पर समावेशित किया जाए। प्रांशु पाठक, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस। और उसी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की शुरुआत मुझे लगता है कि 1969 में हुई, जब उन्होंने उस देश की 14 बड़ी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकृत। ये नए लोग भी बैठे हैं हमारे पास। मैं आपको मैंने फिर कहा जीएस पे ज्यादा आज नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे फोकस आज जीएस नहीं है, लेकिन फिर भी बुनियादी बातें समझनी होंगी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया मतलब क्या? कि बैंकों पर सरकार ने कहा अब हमारा अधिकार है, ये निजी बैंक है अब, क्योंकि अब हम इन्हें क्या कह सकते हैं? सरकारी बैंक कह सकते हैं। तो लोगों का, चूंकि लोकतंत्र में सरकार पर भरोसा होता है, तो लोगों का भरोसा बोलो सरकारी बैंकों पर भी आ गया। और लोगों ने धीरे धीरे अपनी जमाओं को इन बैंकों में जमा करना शुरू किया। वो पैसा जो मड़ैया में गड़ा हुआ था वो उस मड़ैया से निकलकर सिस्टम का पार्ट बना और सिस्टम ने उस पैसे को घुमाना शुरू किया, जिसने भारत की तरक्की करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोलो भाई, क्या ऐसा नहीं है? उस 69 की गई कहानी धीरे धीरे और आगे बढ़ी और 1980 में इसमें फिर एक दौर आया जब और फोकस किया गया कि नहीं साहब, और बड़े पैमाने पर लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। और 80 से चलते 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 हम थोड़ा और आए और हम आ गए कहां? 2000। नरेंद्र मोदी जी जो देश के वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जन धन योजना, क्या कहा? उन्होंने कहा पैसा हो या ना हो, आपकी इनकम हो या ना हो, आपको खाता खोलना है, जीरो फ्रिलिंग अकाउंट में आपको खाता खोलना है। 5.5 या 6.5 करोड़ खाते कुछ ही दिनों के अंदर खोल दिए गए, कोई विश्व रिकॉर्ड बन गया। और भविष्य में आप जानते हो कि कोरोना जैसे समय में जब लोगों को सीधी राहत की जरूरत थी तो इन खातों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लोगों के खातों में सीधा सब्सिडी युक्त चीजें पहुंची गई या पहुंच रही हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो,
अरे बोलो, या छात्रों मिलने वाली स्कॉलरशिप हो, या गैसों पर मिलने वाली सब्सिडी हो, ये तमाम प्रकार की चीजें बोलो जनता के खाते में सीधी पहुंच रही है। क्या ये वित्तीय समावेशन नहीं है? मेरी निवेश पाठशाला में भी जीएस के 2-4 क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। वास्तव में ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये एक प्रकार का बाजार है। क्या है? और इस बाजार को मैं कहता हूं अल्पावधि बाजार। कौन सा बाजार? क्योंकि यहां वस्तुओं का लेन देन कम समय के लिए होता है, यानी कभी भी आप बैंक में इंटरेस्ट रेट की गणना करेंगे तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगी? बोलो, है कि नहीं? आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालें, वो कहेगा साहब 4% ब्याज की दर है वार्षिक। अब आरडी में पैसा डालो, वो कहेगा 5.6% की दर है। कैसी? अब एफडी में पैसा डालो, वो कहेगा 7% की दर है। क्या? यहां अल्पावधि का मतलब ही है कि जहां लेन देन जो हो संपत्तियों का वह से कम समय में हो। अब आपको धीरे धीरे मैं दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। ये एक थोड़ा सा बेस बनाया मैंने, अब मैं इस पूरी कहानी को मिटा के एक नई कहानी आपके मन में लेकर आ रहा हूं। मैंने एक शब्द बीच में लिखा। क्या लिखा? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। कोई कहना चाहे, कोई बताना चाहे? अच्छा, इसकी अंग्रेजी बता दीजिए। अगर आपको अगर लगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं। अरे बोलो, मैंने लिख दिया? अरे बोलिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? सब इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है पैसे से पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाना, चलिए ठीक है। एक परिभाषा निकल कर आई कि भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना। ठीक है, क्या कोई और कुछ कहना चाह रहा है? अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाना से हमें लाभ प्राप्त करने की संभावना हो। अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाना जहां से हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है साहब, सब लोग अपने अपने हिसाब से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तुमसे कहूं कि अगर इन्वेस्टमेंट शब्द को ही मैं बीच में तोड़ दूं तो एक तरफ लिखा है क्या? दूसरी तरफ क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है? वह साथ जो वेस्ट है। लोग जाना, अब आप कहोगे पैसा भी वेस्ट हो सकता है। जब हम एक्सेस मनी की बात करते हैं तो वो पैसा वेस्ट ही तो है। हर व्यक्ति जो कमाता है उसके अपने खर्चे हैं। तो भाई एक बात समझिए कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल क्या है? कमाना। क्या बिना कमाने से पहले क्या निवेश किया जा सकता है? तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें क्या करना है? कमाना है। अब उस कमाने के बाद हमारे अपने क्या होंगे? अरे बोलो। और उस खर्चे के बाद हम क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? और उस बचत का जो हमने भाग बनाया, उस पैसे को जहां लगाया, वास्तव में वही तो इन्वेस्टमेंट है। उत्कृष्ट यादव, यही तो है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अरे बोलिए। वास्तव में यही मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। मिडिल क्लास पहले कमाता है, फिर खर्च करता है। अगर खर्च करने के बाद कुछ बच जाए तो उस पैसे को क्या कर देता है? निवेश। और मैं तुमसे कहता हूं कि अमीर आदमी इस तरीके से सोचते नहीं है, वो ऐसे नहीं सोचते। तो आप कहोगे क्या करते हैं फिर वो? सो के लिए लोग हायर कर रखे क्या सर? पता नहीं, पैसे से पैसा कमाया जाता है ऐसा लोग बोलते हैं और कहते हैं पैसा अपने आप में ऐसा योग्यता दे देता है कि आदमी की बुद्धि चलने लगती। उन्हें सब कैसे चलेगी? उन्होंने कहा वो कमाते हैं। अब तो समझना, क्या करते हैं? और कमाने के बाद वो उसे क्या करते हैं? और निवेश करने पर उन्हें जो इनकम होती वह उससे क्या करते हैं? यही डिफरेंशिएशन है कि वह कमाकर खर्च करते हैं और आप खर्च करके निवेश करते हो। तो फर्क समझ में आया कि उनका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि उन्होंने कमाकर सीधा क्या किया? निवेश से जो क्या हुई? इनकम, उससे क्या कर रहे हैं? खर्चे चला रहे हैं।
अब कमा कर खर्चे चला रहे हो। हमें ऐसी मेंटेलिटी को ब्रेक करना है, एक नई आइडेंटिफिकेशन को बनाना है। क्या है फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस? मैं अपने शब्दों पर आ रहा हूं, मैं किस लिए आया हूं यहां, अब मैं उस तरफ जा रहा हूं। क्या है फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस? कि भविष्य की तैयारी कहां से? आज से, अभी से। सवाल है कि कैसे करें? अभी तो हम कमा ही नहीं रहे। मैं कहता हूं कि छोटी छोटी चीजों को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है? बचत करनी है। और आज देश में जब सरकार भी चाहती है कि आम आदमी बचत करे, तो देश में सेबी की चेयरपर्सन जो एक महिला बैठी हुई है इस समय, माधवी पुरी बुच, उन्होंने एसबीआई से कोलैबोरेशन करके आप आम आदमी के लिए एक ऐसी एसआईपी लॉन्च करी जहां 8 रुपए 25 पैसे प्रतिदिन का भी निवेश किया जा सकता है। कितना? 8.25 रुपए प्रतिदिन से भी आप अपने निवेश की गाड़ी शुरू कर सकते हैं। बताइए कौन व्यक्ति इतना भी नहीं बचा सकता? बोलिए, क्या गरीब से आज गरीब आदमी नहीं बचा सकता? अरे आप पैदल चलते हैं, आप 2 कदम ज्यादा पैदल चल लीजिए, पर कितना बचा लीजिए? 8 रुपए। सर 8 रुपए से ही क्यों शुरू किए? हर संभव व्यक्ति, छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी बचत करना सीखे। जैसे 70 के दशक में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का प्रयास था, वैसे ही दीर्घावधि बाजारों में लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। 8.25 रुपए महीने का मतलब, 8.25 रुपए दिन का मतलब होता है 250 रुपए माह। इतने छोटी रकम को भी हम क्या कर सकते हैं? एसआईपी के तौर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बहुत से लोगों के लिए नया शब्द है, क्या? SIP। आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग समय समय पर रीलें देखते हैं, और रीलों में चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय, टीवी देखते समय अचानक से आपको एक ऐड दिखाई देता होगा, म्यूचुअल फंड सही है। सही है, हाँ सही है, म्यूचुअल फंड। ये ऐड आपको दिखाई देता है, क्या है ये ऐड? क्यों हर जगह आ रहा है? सही है, सही है, सही है। अरे बोलो। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा तक, हार्दिक पांड्या से लेकर और तमाम महेंद्र सिंह धोनी तक, हर कोई कह रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्या है म्यूचुअल फंड? क्यों जरूरत है म्यूचुअल फंडों की हमें? आई ओपनिंग है आज। आज इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाएंगे, निवेश करना नहीं सिखाएंगे, आज बता रहे हैं कि ये है क्या। बहुत सारे लोग से सट्टा बाजारी कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं। आपको समझ लीजिए, आप पारस रंजन को जानते हैं कि कोई भी काम जो कानून के दायरे के क्या है, बाहर, ना उसकी कभी बात होगी, ना वो काम कभी हो सकता है, क्योंकि हमने जीवन में कभी उस तरीके का पथ अपनाया ही नहीं। तो मैं आपको कैसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता हूं? समझना पड़ेगा हमें कि कैसे छोटी छोटी जमाओं से एक बड़े धन को स्वीकृत किया जा सकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा द 4th वंडर ऑफ वर्ल्ड, द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का 8वां आश्चर्य। 7 अजूबे देखे ना आपने? ताजमहल, पीसा की झुकी हुई मीनार, ये वो। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे देयर इज 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में 7 नहीं, कितने? 8 अजूबे हैं। और 8वां अजूबा उन्होंने जिसे कहा, वो उन्होंने कहा कंपाउंडिंग। अरे वो तुम बनाओ, जीएस की क्लास नहीं चल रही। द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग? यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और एक बार अगर आपने कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया, तो आप कहोगे ये क्या हो गया। वो गोल भी पाए जा सकते हैं जो आपने सोचा है कि संभव ही नहीं है। उन जगहों तक आप जा सकते हैं बहुत छोटे निवेशों से। बोलो बोलो। सवाल है कि एसआईपी, ये म्यूचुअल फंड, ये है क्या? ये वास्तव में जैसे अभी अल्पावधि बाजार होते हैं, ऐसे ही भारत सरकारों ने कुछ बाजार बनाए हैं जिन्हें कहा गया है क्या? दीर्घावधि बाजार।
क्या कहा गया? और इन दीर्घावधि बाजारों में जब हम पैसा निवेश करते हैं, जैसे हम बैंकों में पैसा निवेशते हैं, ठीक उसी तरीके से इन बाजारों में भी पैसा लगाया जा सकता है। और अगर इनमें हमने पैसा लगाया तो यहां पर जो रिटर्न बनते हैं वो बहुत जबरदस्त बनते हैं। थोड़ा सा बताना शुरू करें। अब आप एक बात तो सीखे। क्या सीखे? एक बात तो आज आप सीखे कि बड़ी कमाई महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कहा? बड़ी कमाई महत्वपूर्ण नहीं है। छोटी बचतों का महत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना चाह रहा हूं कि ये एक प्रक्रिया है। क्या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक एक करके मैं उन इंस्ट्रूमेंटों के पहले नाम लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा हम क्यों बचत करते हैं या बचत करने के पीछे के कारक क्या हैं। बात समझना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी उम्र क्या है? 18 वर्ष। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र क्या है? अरे बोलिए। एक और व्यक्ति है जिसकी उम्र क्या है? 35 वर्ष। क्या है? मान लीजिए मैंने 3 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को रख लिया। एक कितने साल वाला है? 18 साल वाला है। दूसरा और तीसरा? भारत में यूजली एक उम्र है औसत। क्या है? औसत। अब सवाल है वो औसत उम्र क्या है जब मनुष्य कमाने लगता है? वो एज माना गया क्या? 28। लेकिन धीरे धीरे ये औसत एज क्या हो रही है? 28 से 29, 29 से धीरे धीरे करके हम ग्रोइंग एज की तरफ जा रहे हैं। मतलब सेटल होने की उम्र जो है वो बदल रही है। लेकिन क्या हमारी अपनी उम्रें भी इसी अनुपात में बदल रही हैं? इसीलिए आप 60 तक पहुंचते हो और आपके बच्चे बहुत छोटे रह जाते हैं। बोलो ऐसा हो रहा है? आपसे मतलब जो पुरानी पीढ़ी है, अगर वो 28 साल में या 30 साल में विवाह करेगी तो जब वो 60 साल के होंगे तो उनके बच्चों की उम्र क्या होगी? 27-28 साल। अरे बोलिए। और सरकार 60 में रिटायरमेंट दे देती है। अगर आप सरकारी सेवा में या कहीं पर भी हैं तो 60 साल पर क्या है? तो पहली बात क्या हमें समझनी है कि हम जितना जल्दी निवेश आरंभ कर देंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अब सवाल है कि आप टाइम पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर आप समय पर बहुत जोर दे रहे हो, अभी तो हम पर पैसे ही नहीं है। तो मैंने तुमसे कल कहा द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। क्या है? अब आप कहोगे कितना खतरनाक फॉर्मूला है, कैसे हमें पता लगे? हमें बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा देखना। एक रकम अर्पित 5 साल में दुगनी हो गई। कितने साल में? 5 साल में। आपने कुछ ऐसा एसेट उसमें लगाया कि 5 साल बाद आपने अगर कहीं 1 लाख रुपए लगाए थे तो वो क्या हो गए? 2 लाख रुपए हो गए। कितना परसेंट अर्पित बढ़े? 100%। बोलो भाई, सब लोग एग्री हैं? और इसकी टर्नओवर पीरियड भी क्या है? 5 साल में दुगनी हो जाएगी। अर्पित सुनना, एक ही आदमी से हम जवाब लेंगे बार बार। अब 5 साल बाद ये फिर दुगनी हो गई तो ये कितना परसेंट बढ़ गया? 200। यही तो कंपाउंडिंग है। आप जानोगे नहीं ये रकम कितनी परसेंट बढ़ गई? 1000%। कितनी हो गई? 10 साल में ये रकम कितनी हो गई? अब 20 साल में ये कितनी परसेंट हो गई? 10,000%। कितनी? 30 साल में ये रकम कितनी हो गई? 1,00,000%। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समय की योग्यता ज्यादा है। यहां समय का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि पैसे का। आइए अब आपके पैसों के गणित से ही इसे सिखा देते हैं, समझा देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, हमारी उम्र का ही है, अपने पढ़ने के लिए आता है। वो लोग हाथ खड़ा करें जो 18 साल के, एक एक्यूरेट 18 साल के आसपास के हैं। मान लीजिए जया का उदाहरण ले लिया, चलिए किसी का भी उदाहरण ले लिया। ये जया है, ये 18 साल की है।
इसने आज की क्लास हमसे सीख कर आज से सोच लिया कि हम 500 रुपए क्या बचाएंगे मंथ। क्या जया के लिए भी बहुत बड़ा काम है? मैं कह रहा हूं जया कमा नहीं रही फिर भी बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों? टाइपिंग सीखने जाती है, हाँ या ना बोलते चलो। शॉर्ट हैंड सीखने जाती है, जीएस की क्लास हमारे यहाँ आती है, मैथ की क्लास कहीं पढ़ने जाती है, अंग्रेजी पढ़ने कहीं जाती है, सब जगह जाती है, कॉपी लेती है, किताबें खरीदती है, मोबाइल पर रिचार्ज करती है, सब कुछ काम कर रही है। इन्होंने थोड़ा बहुत भी बचाना शुरू किया, 5, 6, 10 रुपए का भी विचार किया तो 30 दिन तक पहुंचते पहुंचते 500 रुपए बोलो बच गए कि नहीं बच गए? हाँ या ना? और इन्होंने 500 रुपए बचाना शुरू कर दिया हमारे कहने पर। और ये 500 रुपए की इन्होंने एक क्या शुरू करी? SIP करी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कहाँ करी, कैसे करी, अभी वो हम नहीं बता रहे, प्रोसेस पे नहीं जा रहे। आज आपको पावर ऑफ SIP बता रहे हैं। अब मैंने कहा कि इन्हें 12% की कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ा इनका। कितने? 12%। कितने साल की? अब मान लीजिए इन्हें पहले ज्यादा इनका बुद्धि नहीं थी तो इन्होंने कहा नहीं अभी 5 साल तक करके देखेंगे। कितना? 5 साल। तो इन्होंने 5 साल तक 500 रुपए जमा करने शुरू किए। अब मैं आपको एक्यूरेट कैलकुलेशंस बताता हूं कि 500 रुपए प्रति माह कितने साल के लिए जमा किए? 5 साल के लिए किए। तो सुनिए 5 साल में इन्होंने कितना पैसा जमा कर पाया? बहुत कम। अब आप सोचोगे इसीलिए तो शुरू नहीं करते, क्योंकि आप कैलकुलेशन ये पहले दिन ही लगा लोगे कि 500 रुपए से 5 साल बाद क्या ही इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या इकट्ठा हो गया? लेकिन 12% के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट से इसकी फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40,551 रुपए। कितनी हो जाएगी? यानी 30,000 क्या बन गए? क्या गणित ऐसे ही चलता है ना, 30,000 के 40,000 कौन बड़ी बात, कौन बड़ी बात है? 40,000 से क्यों हम बड़ा काम कर लेंगे? अरे अब की अभी आपकी उम्र क्या हुई है? अरे 5 साल आगे बढ़ गए। 18 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? आप कितने साल के हो गए? ये 23 साल बाद मेरे पास आई और बोले अरे भैया कहाँ आपने 500 रुपए बचवा दिए, इससे अच्छा तो हम रोज गोलगप्पे तब भी खाते। 40,000 हो रहे हैं, क्या करें इनका? तो हमने कहा तुम 500 रुपए जमा करती रहो, फिर गोलगप्पे का खर्चा बंद। बात समझ में आई? तो अब की बात टाइम पीरियड मैंने इनका 5 साल के लिए इनसे कहा कि भाई आगे बढ़ो और 5 साल और जमा करो। तो हमने इनसे 5 साल और जमा करवा दिया और अब इनने टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो इनका हो गया 60,000। क्या हुआ? 60,000। ये तो 500 रुपए महीने ही बढ़ रहा है। पर इनकी अब रकम हो गई 1,12,000। क्या हो गई? 1,12,000। इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 12% ही चल रहा है। और अब इनकी उम्र हो गई कितनी? 28 साल। तो 28 साल की उम्र में इनके पास 1,12,000 रुपए है। कितने लोगों के पास 28 साल वालों के पास 1,12,000 होता है जिनकी नौकरी नहीं लगी होती? होता है क्या? अपना होता है क्या? नहीं। ये वहां पर 28 वाले भी बैठे हैं तो आप बता दो मुझे, है तो हाँ करना कि हाँ मेरे पास 1,12,000 रुपए है। 28 वाले हैं या नहीं क्लास में? हाँ। अब ये फिर मेरे पास आई कि भैया 1,00,000 हो गया, बताओ तो स्कूटी ले आए काली एक्टिवा। फिर वो वाली रील भी बना सकते हैं। अरे भाई रिसर्व समझ रहे? तो मान लो इन्होंने हमने कहा नहीं कोई काली एक्टिवा लेने की जरूरत नहीं है, ये 5 साल और चलाओ। कहाँ चलाओ? तो अभी पहले 10 साल थी, अब कितने हो गई? 15 साल। अब मैंने इसका टाइम पीरियड कर दिया कितना? 15 साल। अब पता लगा कि इन्होंने यहां पर निवेशित रकम क्या हो गई? 500 ही तो दे रही है। स्कूटी भी चली गई। स्कूटी भी चली गई। यहां मामला 90,000 हो गया। लेकिन यहां रकम जो थी वो बदल गई और वो बदल कर हो गई 2,37,965। कितनी हो गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मूल कंपाउंड क्या है? 500 रुपए।
कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा। अब ये पैसा लगभग डबल से ज्यादा दिखाई देने लगा। 9 तिया 27 यानी 300% का रिटर्न जनरेट हो गया, जो बैंक में 30 सालों में भी संभव नहीं है एफडी में। ये अब बोली भैया आप तो इतना तो हो ही गया है कि 10 लाख वाली गाड़ी का डाउन पेमेंट हो जाए, बाकी ईएमआई पर ले लेंगे। आर रॉक्स, अरे बोलो। हमने कहा नहीं, अभी इसे और चलाना है। तो अब हम लोग कहाँ 15 साल पर हो गए थे, अब हमने इन्हें पुनः 5 साल के लिए बढ़ा दिया, तो अब हम पहुंच गए कहाँ 20 साल पर। अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1.20 क्या लाख, 1,20,000 हो गया ना। और मैंने कहा अब इनका जो मूल रकम थी वो हो गई 4,59,928। कितनी हो गई? कितने साल हो गई? कितनी साल हो गई? 20 साल। ये अब कितने साल की हो गई? अरे बोलो। 38 साल की उम्र क्या होती है? बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड ऑफ लाइफ होती है। मैं कितने साल का हूं? 35 साल का, 38 का नहीं भाई, 35 इयर्स का हूं मैं अभी। बिल्कुल अभी स्टार्टिंग लाइफ ऑफ है। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे, उनका खर्चा मुझे चलाने की अभी कोई ज्यादा दिक्कत प्ले ग्रुप इत्यादि में जा रहे हैं, इनके साथ भी वही हुआ होगा। सेम कुछ परिवर्तन है नहीं है? तो मैंने कहा बिटिया तुम्हारे पास जब खर्चे नहीं है तो अभी इसे रोकने में कोई फायदा नहीं है, इसे और ले चलते हैं। अब हम पहुंच गए कहां? 25 साल पर। अब इन्होंने जो रकम जमा करी वो इसमें तो 30 ही 30 बढ़ रही है, और ये हो गई क्या 1,50,000 रुपए ये जोड़ पाई। 500 रुपए पता भी नहीं लगते थे, और अब तो ये हमारे पास बीच में बोलने लगी कि आप सर कहो तो मैं 1000 जमा कर दूं या 2000 जमा कर दूं। उसकी कहानी बाद में बताऊंगा कि अगर उतना ही जमा करने लगे तो क्या होगा। लेकिन चलो अभी 500 पर ही चलते हैं। किस पे चलते हैं? 500 पर। आप मानोगे नहीं, अब जो रकम है वो हो गई 8,51,103। अब 25 साल को मैंने हटाया और हमने कहा फिर आगे ले जाओ, कितना कर दो? 30 साल। रकम का इन्वेस्टमेंट हो गया 1,80,000 और रकम इधर हो गई 15,40,486। ये इनकी उम्र कितनी हो गई? 48। अब मुझे कुछ गणित बताओ, 18 से कहां आ गई है? कितने साल? कितना? 30 साल। 48 साल में इनके ऊपर पहली जिम्मेदारी आने की स्थिति बनने वाली है। अब बनने वाली है। इनका बच्चा या इनकी बेटी लगभग 14, 15, 16 साल का हो रहा है। वो कह रहा हम IIM अहमदाबाद से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? तो वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही तो जाएगा कैट की तैयारी करने के लिए। तो 15 साल का बच्चा 16 साल की उम्र में ही बच्चा 12th करता है। उसके बाद 3 साल क्या लगेंगे? ग्रेजुएशन के। तो बोलो भैया वो अतुल 18 साल और 18 3 21। तो अभी इन पर समय है उसे भेजने का। तो हमने कहा अभी 5 साल बढ़ा लेते हैं। कितना बढ़ा लेते हैं? तो 5 साल बढ़ाकर अब हमने उसे क्या कर दिया? 35 साल कर दिया। तो जो रकम इन्वेस्टेड हुई वो कितनी हुई? पर यहां वैल्यू निकल आई 27,55,415। अरे बोलो। रुक जाओ। अब इनकी उम्र 48 धन कितनी? 53। यही वो उम्र होगी जहां इन्हें पैसों की बिल्कुल क्या पड़ जाएगी? जरूरत। हमने इनसे कहा कि चाहो तो आप आधा रकम निकाल लो 27 लाख में से, और नहीं निकालो तो 5 साल अपने बुढ़ापे की पेंशन के हिसाब से पैसा बढ़ा लो। तो इनने 5 साल और चला ली। तो मैंने इसे 35 से कर दिया क्या 40। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 2 लाख, और रकम हो गई 48,96,353। तो 2,40,000
48,96,000। और ये सिर्फ किस रकम पर है? 500। और तब जब मैंने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया क्या, और अब गेम समझो कि निफ्टी का एवरेज जो है पिछले 30 सालों का वो 18 और 19% का है। कितना है? तो हमने सबसे मिनिमम अमाउंट जोड़ा या सबसे मिनिमम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया। विचार करो कि अगर मैं इसे 18% से कंपाउंड कर दूं तो आप समझ लो ये रकम कहां होगी। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब मैं फॉर्मूले में क्या बदल रहा हूं, और 18% से ये डेटा बन रहा है निकल कर। अतुल जी बोल दे जरा। 2,73,53,200। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 500 रुपए महीने से 40 साल बाद 2,73,00,000 रुपए जमा कराए जा सकते हैं। अगर जैसे हमें अपने बच्चों को MBBS कराना है तो अभी से 500 रुपये शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल व्यापकता है। आइए अब इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं। इन्फ्लेशन चलेगी 3 और 4% के हिसाब से, तो तभी तो हम बीट कर रहे हैं उसे। हमारा पैसा 18% की कंपाउंडिंग पे बढ़ेगा और इन्फ्लेशन 3 और 4% से कंपाउंडिंग से चलेगी। हम हमेशा इन्फ्लेशन से 4 कदम आगे रहेंगे। 4 चौकू 16 होता है। हाँ, तो इसका मतलब आपके हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप 30,000 रुपये की नौकरी में पढ़ा लेंगे MBBS। जो आप कांस्टेबल की कल जा रहे हैं देने, उस नौकरी में आप करा लेंगे। कुछ भी नहीं करा पाएंगे। जो जीवन स्टैंडर्ड आप खुद मेंटेन किए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन अपने बच्चों का नहीं करा सकते इस तनख्वाह में। तो सर SIP की जो अभी रूल्स हैं वो उस टाइम बदल भी तो सकते हैं, आज जो है वो उस टाइम ना हो 15 साल बाद। SIP में कोई रूल नहीं है बेटा, ये तो फंड हाउस है। अभी आप जानती नहीं, हमने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताई क्या होती है। मैंने अभी क्या सिखाया? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बोलो, पीछे वाले सुन नहीं रहे हो। दिस इज द पावर ऑफ, ये कंपाउंडिंग की पावर है। अब सुनिए, 18 से 28 तक तो आपकी इनकम नहीं थी, तो आप कितना रुपए जमा कर रहे थे? 28 के होते ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो क्या आप क्या आप महीने के 1000 या 2000 या 3 या आप, ये उनके लिए जिनको लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत है। 1986 में when the Sensex will started and the price of 100, 1986, मैंने कहा गणित के दोस्त मेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। आज सन क्या है? गणित के दोस्त मदद करें। कितने वर्ष हो गए? ये सीजन निकालेंगे। है 39 वर्ष। इसमें भी भूल चूक है। मुझे लगा इसमें भी भूल चूक है। गणित के दोस्त मदद करेंगे कि 100 रुपए की वस्तु 39 साल में यदि 86,000 हो जाए तो वह कितने प्रतिशत बढ़ी। कि ये मीडियन निकाल लेंगे अगर हम 39 सालों का, तो ये मीडियन पता है क्या निकल रहा है? ये मीडियन निकल रहा है 20.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज का। वो साधारण ब्याज निकाला मैंने, अब मैं क्या निकाल रहा हूं? 20.5% की कंपाउंडिंग निकल रही है निफ्टी की, सेंसेक्स की। किसकी? सेंसेक्स की। और मैंने ब्याज की गणना कितने % से की थी? 12। तब मैं तुम्हें करोड़ों में ले गया। अगर मैं गणना 20 से करूं तो ये डेटा कहां चला जाएगा? बोर्ड खत्म हो जाएगा। यही बताना चाहता हूं, यही सिखाना चाहता हूं। अर्ली बचत, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे कंपाउंडिंग में पिछड़ जाएंगे, भले ही रकम क्या लगा दें। मैंने फिर कहा महत्व तो किसका है? टाइम की पावर है चक्रवृद्धि ब्याज में। पावर का एलिमेंट कौन है? वो फॉर्मूला बता दीजिए मुझे। 1 +
R अपॉन 100 पावर n क्या है? तो समय ही मल्टीप्लाई करता है। तो अर्ली इंपॉर्टेंट है। आप पर पैसे 500 नहीं है, कोई बात नहीं, 250 से शुरू करो, पर शुरू कर दो। और तुम्हारे लिए ही उपयोगी है। अगर तुम 40 साल चला ले गए, वॉरेन बफेट इसलिए बड़े आदमी नहीं बन गए, उन्होंने 96 साल की उम्र तक कंपाउंडिंग किया। सबसे हाईएस्ट कंपाउंडिंग ईयर उन्हीं का है। उन्होंने 50 साल कंपाउंड किया। कितने? 50। क्योंकि 40 साल के बाद परिणामों में जो परिवर्तन होता है वो आंखें फाड़ देता है। 40 तक गाड़ी कुछ होती है और 45वें साल में आंखें फट जाती हैं, और 50वें में तो कहना ही क्या। और सोचो, एक फंड आप अगली पीढ़ी को देके चले जाओ, अपने 30 साल चला दो और अगली पीढ़ी को फिर से पकड़ा दो उसी फंड को कि तुम और 30 चला लेना। उनके लिए किसी फार्म हाउस, जमीन, संपत्ति को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पारासंजन इस शहर में फाइनेंशियल लिटरेसी की क्रांति की आज से क्या करता हूं? शुरुआत। मेरा एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा कम से कम उम्र में पैसे को बचाना या उसकी अहमियत को सीखे। पेनी बाइज बट पाउंड फुलिश। जो इंतजार करते हैं कि हम जब कमाने लगेंगे तब शुरू करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार जब आपको 8 रुपए रोज का ऑप्शन दे रही है तो 8 रुपए रोज बचा के रखिए ना। एक गुल्लक खरीद लीजिए, उसमें रोज क्या डाल दीजिए? 8 रुपए। महीना खत्म होने पर उसमें 250 रुपए होंगे, लाकर हमें दे दीजिए, हम आपकी एक SIP शुरू कर देंगे 250 रुपए की, आप ही के नाम। भूल जाइए उसे, क्योंकि वो तो आपने खर्च कर लिया। ये मान के मोमो खा लिए 250 के सालाना, मंथली। कौन से ज्यादा जोड़ रहे हो? 10 रुपए के मोमो तो खा ही लेते हो। 20 से कम की प्लेट आती नहीं है शायद। बीमा, इंश्योरेंस, आप कमाने वाले हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना है अर्ली एज में। जितना जल्दी ले लेंगे प्रीमियम उतने ही छोटे होते हैं और कवर उतना ही होता है। तो हम बीमा की जानकारी आपको देंगे। ये क्लास आपके लिए नहीं थी, ये क्लास थी आपके माता पिता के लिए। कोई किसी में हिम्मत नहीं हुई जो अपने बाप को बुला के ले आए कि चलो पिताजी, भाई साहब कुछ बता रहे हैं, जबकि बात तो उनसे ही करनी थी। उन्हें इसलिए नहीं बता सकते कि वो कहेंगे हम बेटा लेट हो गए, वो यही कहेंगे ना। पी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है? मान लीजिए हम लोग गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुड़गांव छोटा शहर नहीं है, क्या है? साइबर सिटी ऑफ इंडिया कही जा रही है। इस समय सबसे महंगे रेजिडेंस, इस समय सबसे बड़ा IT हब, इस समय उत्तर भारत का सबसे ज्यादा चलने वाला शहर अगर कोई है तो वो कौन है? वहां की स्कूलिंग, वहां की महंगाई अपने बोलो 7वें आसमान पर है। एक बड़ी 2-3 बहनें रहती हैं गुड़गांव में हमारे ही परिवार की, तो उनसे फोन ऑन पर बात होती रहती है, तो बताते हैं कि PG क्लास के बच्चे का भी मंथली खर्चा 16,000 रुपए 17,000 रुपए महीना बैठता है, गाड़ी आड़ी एक्सपेंसेस मिलाकर। वो बस आती है लेने, और स्कूल के मेंटेनेंस, हर महीने करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, ये ड्रेस ले आओ, वो ड्रेस ले आओ। इतना नाटक है कि 8-9 हज़ार फीस के अलावा 8-9 हज़ार ही कोई, क्या मैंने कोई अतिशयोक्तिपूर्ण डेटा लिख दिया? नहीं। 17 हटाइए। अगर किसी के पास SW फॉर्मूला, SIP फॉर्मूला हो तो फिर से खोल ले और जो मैं बोलता जाऊं वो करता जाए। तो मान लीजिए उस बच्चे की उम्र 1 वर्ष थी, 3 वर्ष थी जब उसके माता पिता ने उसको स्कूल में भेजा अपने बच्चे पर निवेश करने के लिए, और 3 साल की उम्र से उसके ऊपर 16,000 रुपए महीने खर्च कर लिए। स्कूल में भेजेंगे तो करेंगे ना। मैंने उसे पढ़ाया नहीं, मैंने 16,000 रुपए की SIP प्रारंभ करी। किस उम्र में? और 18 साल तक उसे पढ़ाते रहे। पढ़ाया नहीं, क्या जमा करते रहे? SIP। जब वो 18 साल का हुआ तो हमने एक कॉर्पस बना दिया 12% की कंपाउंडिंग से। मुझे उत्तर चाहिए, क्या बना? अरे 18 साल की उम्र में, 15 साल 3 18 ले लो, 18 3 21, 18 साल डाल दो। साल के हमारे हिसाब से
1,13,86,000। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमने जो उसकी एजुकेशन में पैसा खर्च किया था वो नहीं किया, उसका एक कॉर्पस बना दिया। जब वो 21 साल का हुआ तो हमारे पास कॉर्पस कितना था? 1,13,87,658। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉर्पस से 1.25 लाख रुपए महीने का वेतन वो 60 साल की उम्र तक लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं। और 60वें साल में ये कॉर्पस जितना है उतना ही बना रहेगा। ये ऐसा चौंकाने वाला डेटा है कि 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी उसको शुरुआत में नहीं मिलेगी, आप कुछ भी बढ़ा दो, इन्फ्लेशन के बाद भी 500 पाठक नहीं मिलेगी, पर 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी जीवन भर वो निकालता रहे, तब भी मूल कॉर्पस खत्म नहीं होगा। हर महीने स्कूटी लो। Head and the MD of Motilal Oswal Group, Mr. Ramdev Agrawal, he's invested last 40 years in stock market. When the Sensex launched, he created 100 rupees से उन्होंने वहीं पर 100 रुपए के भाव में उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया था, आज से 39 साल पहले। आज उनके पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपए की रकम से निवेश करके उन्होंने 10,000 करोड़ की संपत्ति बनाई। राकेश झुनझुनवाला ऑल्सो 5,000 रुपए से 50,000 करोड़ की संपत्ति बनाई। बिग बुल ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अब बात सुनना, पहला सीआर कठिन होता है, पहला सीआर, फिर अगले सीआर कब आ जाते हैं पता नहीं लगता। मैं बताता हूं कैसे। आज आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं तभी तो कहता हूं मेरे पास एज ग्रुप बड़ा चाहिए, क्योंकि अभी आप पे 1 लाख नहीं है, मुझे पता है ये बात। प्रांशु पाठक, 1 लाख रुपया है, अगर इसको 100% कंपाउंडिंग से बढ़ाएं पैसे को 1 साल में, तो अगली साल ये रकम कितनी हो जाएगी? कंपाउंडिंग कितनी? फिर कंपाउंडिंग कितनी चल रही है? ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, 3 सालें हो गई। चौथी साल में 4 सालों तक आपको लगा क्या ज्यादा हमने कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि रकम क्या है? 16 लाख ही है। आइए 5वें साल में चलते हैं। 6ठी साल, 7वीं साल, 1,28,00,000। सिर्फ 7 साल लगेंगे अगर आप मूल कंपाउंडिंग को 100% के हिसाब से भी बढ़ा लिए। क्यों करनी ऑप्शन ट्रेडिंग? वैशाली, क्यों करनी ऑप्शन ट्रेडिंग? क्यों पैसा गंवाना ऑप्शन ट्रेडिंग करके? जब शेयर बाजार में 10%, 5%, 2% का पैसा आसानी से इक्विटी में कमाया जा सकता हो, तो 7 साल में एक छोटी रकम जो सिर्फ 1 लाख रुपए है वो 1 करोड़ की जा सकती है। ओनली 7 years। हम पेशेंस खो देते हैं, हमें एक दिन में बनाने 1 करोड़ रुपए, इसीलिए लोग पैसा खोते हैं और इसीलिए लोग शेयर बाजार को खराब समझते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्क करते हैं। अब एक बात और, लोग कह रहे हैं कि पैसा म्यूचुअल फंड का लगता कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कहाँ लगता है, शेयर बाजार में। रुक जाओ, हमें वहां नहीं लगाना, वहां तो रिस्क है। कभी आपने एक चीज देखी, 100 रुपए का सेंसेक्स आज कहां खड़ा है? 85-86 हजार है। ये तो हमेशा क्या जाएगा? तो छोटे समय में तो इसमें नुकसान हो सकता है, पर लंबे समय में नहीं। क्योंकि चाहे आदमी हो या शेयर बाजार, आखिर में जाना ऊपर ही है। तब दूसरी बात, तुम बैंक में पैसा जमा करने गए, एफडी कराई, क्या पैसा बैंक में रखा बढ़ जाता है? बैंक उस पैसे का क्या करता है? कहां लगाता है? आपने LIC खरीदी, आपके पापा कहते हैं LIC लो कहते हैं। LIC क्या करता है? LIC सबसे बड़ा निवेशक है, कुछ आपको अंदाजा भी है? तो अंततः बाजार में पैसा जाता कहाँ है? इसी में आता है, सब लोग वहीं ले जाते हैं। शेयर में हम डायरेक्ट ले जाते हैं, तो हम नहीं कह रहे आप डायरेक्ट ले जाओ, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं। लेकिन आप किसके पास जाओ? फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। आप जाओ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो आपका पैसा लगाएगा, आप बस सिप करो, क्या करो, और मौज करो। बाजार इस समय अपने ऑल टाइम लो पर है। इस समय जो पैसा लगाएगा वो बहुत जल्दी पैसा बनाएगा, ये और बता दे रहे हैं, क्योंकि बाजार 15 और 20% के करेक्शन पर खड़े हैं।
कहाँ खड़े हैं? मतलब टॉप से बाजार कितना नीचे है? तो सोचो अगर यहां पर आप खरीदोगे तो ये पैसा अगर बढ़ेगा तो ये कितना % होगा? 40। हाँ, बाजार करेक्ट भी हुआ है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा? कुछ बात समझ में आई? तो बाजार घटता अलग तरीके से और बढ़ता। ऋषभ ये नहीं समझ में आया होगा कि हम 20% करेक्ट है, लेकिन वापस भाव पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 40। तो हम एवरेज कराने के लिए मना करते हैं, कहते हैं नया खरीद लेते हैं क्योंकि हमें कितना मिल जाएगा? कुछ समझ में आई बात? बस आज के लिए इतना ही। मैनपुरी के लिए मेरा पहला प्रयास था ये।